देखा कि मैं टेंथ में फेल हुआ और एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ सारे में, शुरू से लेकर आखिर तक। प्री के बाद में मेंस के टाइम पर पिताजी जो थे उस टाइम पर बीमार थे, पता चला कि उन्हें कैंसर है। सबसे पहले मैंने उसी बुक को किया। उस बुक का तो मुझे पता नहीं है कि मैंने 10 बार पढ़ी है, 15 बार पढ़ी है। तो मैं एक छोटा सा कमरा था, उसी में पूरा दिन सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट पढ़ता रहता था। कभी इतना लंबा समय हो गया, इतने लंबे टाइम में क्या कोई एक पेपर नहीं निकलेगा, कांस्टेबल ही बन जा, कम से कम कुछ तो कर। तो उसमें भी नीचे दी हुई थी पूरी इन्फॉर्मेशन और उन्हीं से क्वेश्चन बनते फिर अगले साल में। तो अगर आप उसको करते रहोगे कंटिन्यूटी के साथ में, डेली एक मॉक टेस्ट और जो आपका सिलेबस को साथ साथ लेके जाए। और वहाँ पर मुझे मतलब सबसे बड़ा जो धक्का लगा था कि किसी एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिया हो और मुझे लग भी रहा था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर उस टाइम पर ऐसा था कि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो लगभग 17-18 साल की उम्र में आपके बच्चे भी हो गए? जी, 17 साल की उम्र में बच्चे हो गए। आपको कंटिन्यूटी रखना है, अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% दोगे तो आज ना सही, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेरे साथ हुआ है तो किसी के भी साथ हो सकता है। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप सभी लोगों को पता है मैं लगातार एसएससी सीजीएल 2022 के टॉपर से मिलवा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ सुमित बैसला भाई है, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं। कुछ पल अगर इनकी जर्नी के बताऊँ तो ये 10th क्लास में फेल हो गए और दूसरी बात, इनकी 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई और तैयारी के दौरान इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन्होंने अपने पिताजी को भी खोया। तो ऐसे संघर्ष इन्होंने अपनी लाइफ में देखे। इनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआती हिंदी मीडियम से रही, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया हम गांव से हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं हुई है, क्या हम भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं? तो आप बिल्कुल बन सकते हो। ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको प्रेरित करने के लिए ये वीडियो है। तो आज इस वीडियो में सुमित भाई की जर्नी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी स्ट्रेटजी को भी जानेंगे कि कैसे एक गाँव से निकलने वाला बच्चा, हिंदी मीडियम से पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा कैसे इतने बड़े पोस्ट को हासिल करता है, कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहती है। तमाम बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो सुमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपना फाइनल जो आपका सपना आपने देखा था कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, इतनी मुश्किलों के सामना करने के बावजूद आप हार नहीं माने और आज हमारे सामने एक इंस्पेक्टर के रूप में आप बैठे हो। तो कैसा लग रहा है आपको? आपका रिजल्ट आया, उस दिन के बारे में आप बताओ और अपना एक शॉर्ट इंट्रो ऑडियंस के लिए दे दीजिए। रिजल्ट जब आया तो रिजल्ट में शाम को बातें चल रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है शनिवार की रात को, लेकिन 10 बज गए, 10:30 बज गए, रिजल्ट नहीं आया। तो इसी इंतज़ार में फिर हम सो गए। सोने के बाद में जब सुबह 4 बजे के करीब मेरे पास कॉल आई, मेरा फ़ोन बजा, तो एक जानने वाले उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने फ़ोन मैंने उठाया, उठाते उन्होंने कहा कि भाई मिठाई खिला दो। मैंने कहा भाई मिठाई किस चीज़ की खा रहे हो, सुबह 4 बजे कौन मिठाई खाता है? तो वो बोले कि आपका नंबर आ गया है, सीजीएल का रिजल्ट आ गया है रात। तो मैंने कहा भाई कौन सी पोस्ट मिली है? उन्होंने कहा कि पोस्ट का तो मुझको पता नहीं, लेकिन आपका नाम लिस्ट में है। मैंने कहा चलो ठीक, अच्छी बात है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने उसमें देखा तो कोड जो था मेरा, वो मेरी फर्स्ट चॉइस जो मैंने डाली थी B15 वही था। तो मैंने जो घर के थे उस टाइम पर सब सोए हुए थे, मैंने सभी को उठाया, भी अपनी बीवी को उठाया, मम्मी को उठाया, बच्चों को भी उठाया। तो सभी उठे, सबको मैंने बताया। तो मतलब एक तरह से ये समझो कि जैसे सब सपने से में हो। एक तो सुबह का टाइम, उस टाइम नींद इतनी अच्छी आती है, तो उस टाइम पर सबको ऐसा लगा जैसे सपना है। फिर धीरे 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 और भी लोगों के फ़ोन आते रहे और तब लगा कि हाँ वास्तव में ही हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जर्नी को बारीकी से एस्पिरेंट्स के सामने रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी जर्नी में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में मेंशन किया। तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी आपकी कहानी से। तो चलिए शुरुआत से ही चलते हैं। अगर मैं आपके बचपन की बात करें और शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रही, कहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई? जैसा कि आपने बताया आप हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे, फिर आप 10th में फेल भी हो गए। तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताओ। सर मेरी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो 1st से और 8th क्लास तक हमारे गांव का जो प्राइमरी जो स्कूल होता है, हर एक गांव में होता है प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल, तो वहीं से मेरी 1st से 8th तक वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई है। फिर उसके बाद क्योंकि हाई स्कूल हमारे गांव में नहीं था, तो हाई स्कूल के लिए हम पास के गांव में वहाँ पर गए थे पढ़ाई के लिए। तो 9th मैंने वहाँ से किया, 10th भी मैं वहीं से करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2008 में मैं वहाँ पर जो है 10th क्लास में फ़ेल हो गया। और फेल होने के बाद में फिर दोबारा से करने के लिए फिर हम जो है यहाँ पर दादरी आ गए, सारा परिवार दादरी आ चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पर आकर दोबारा से फिर से 10th किया 2009 में। आपने फिर से 10th किया और फिर आप पास हो गए, है ना?
ओके, फिर आपकी शादी का एक कब हुआ? आपकी शादी 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई, तो वो उस फेज़ को थोड़ा बताओ। आपकी शादी हुई, आपने रोका फैमिली वालों को कि नहीं रोका, कैसा रहा वो पूरा? वो 2000 जब 9 में मेरी हाई स्कूल हो गई, तो आप देखते हो जनरली कि अगर एक तो हमारी फैमिली में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं, क्योंकि मैं पहला इंसान था जिसने मैंने हाई स्कूल किया था अपनी फैमिली से। तो और जब घर वालों ने शादी के लिए बोला, मैंने मना किया कि मैं अभी थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों का ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी निभानी होती है। तो उन्होंने जैसे ही मेरी 2009 में हाई स्कूल हुई, 2010 में शादी हो गई मेरी। शादी हो गई तो 2011 में फिर बच्चे भी हो गए। मतलब 17-18 साल की उम्र में आपके बच्चे भी हो गए? जी, 17 साल की उम्र में बच्चे हो गए। फिर आगे की पढ़ाई लिखाई कैसी रही आपकी? ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया आपने? फिर मैंने इंटर किया, शादी के बाद ही इंटर किया है। और उसके बाद दादरी से ही जो हमारा मीर भोज इंटर कॉलेज है, मतलब मीर भोज डिग्री कॉलेज है, वहाँ से ही मैंने अपनी बीए किया है। मतलब मैं चाहता था कि इंटर के बाद मैं बीएड बीटेक वगैरह करूँ, क्योंकि कोई भी पीसीएम से पढ़ता है तो वो बीटेक ही वगैरह ही करता है। तो मेरा भी यही था कि बीटेक करूँगा, लेकिन चूँकि घर की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि बीटेक कराएं, क्योंकि बीटेक में काफ़ी पैसा लगता है, आप समझ सकते हो। तो घर वालों का यही था कि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, तो कुछ ऐसा करो कि जिसके साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहे और घर का भी थोड़ा चलता रहे। तो इसलिए मैंने बीए किया और साथ के साथ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता रहा। अब आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फिर ये एसएससी का आपको कहाँ से पता चला? किसने बताया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं एसएससी के थ्रू? एग्ज़ाम वाली जर्नी कहाँ से शुरू हुई? सर ऐसा हुआ कि 2014 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, तो 2014 में ही जो 2013 वाला सीजीएल था उसका रिज़ल्ट आया था। तो उसके रिज़ल्ट से हमारे ही जो दादरी के क्षेत्र से ही कुछ एक दो बच्चे के नंबर आए थे, मतलब वो इंस्पेक्टर बने थे। एक लड़का था जो इंस्पेक्टर बना था। तो जब उसका सुना तो हमारे मन में भी ये आया कि हम भी सोचते थे कि पहले से कि हाँ सरकारी जॉब की जाए, और जब कोई इंस्पेक्टर बनता है तो मन में ये था कि हम भी इंस्पेक्टर बन सकते हैं क्या। तो इसी सोच को लेकर मैं और मेरा दोस्त है तरुण नागर, जो कि अभी यूपी पुलिस में यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, तो हम दोनों ही मुखर्जी नगर आ गए। मुखर्जी नगर में आकर हमने केडी कैंपस ज्वाइन किया। केडी कैंपस पर हमने जो प्री के लिए पढ़ा और मेंस के लिए भी वहीं से पढ़ा। प्री और मेंस पढ़ा। 2015 में मैंने पहली बार दिया था सीजीएल, उसमें प्री हो गया, और उसके बाद जब मेंस दिया तो मेंस भी हो गया। लेकिन जब फाइनल मेरिट आई तो उसमें ना मेरा हुआ ना मेरे दोस्त का हो पाया। तो आप 2015 में मुखर्जी नगर आ गए थे? 2015 में पहली बार मुखर्जी नगर आए और पहली बार ही तभी दिया था सीजीएल। फिर आगे के एग्ज़ाम कैसे रहे, और सीजीएल के अलावा कौन से आपने एग्ज़ाम दिए, क्या उनका रिजल्ट रहा? क्योंकि 2015 से देखा जाए तो अभी 2022 में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 2023 में रिजल्ट आया इसका भी, तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। तो इस बीच और कौन से एग्ज़ाम आपने दिए? 2015 में जब नहीं हुआ था, 2016 में फिर से दोबारा सीजीएल दिया, लेकिन प्री हुआ। प्री के बाद में मेंस के टाइम पर पिताजी जो थे उस टाइम पर बीमार थे, पता चला कि उन्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज थी। तो मतलब नवंबर में ही के आसपास पिताजी एक्सपायर हुए, और लगभग उसी टाइम पर सीजीएल का भी वो था। तो वो मतलब मेरे को ड्रॉप करना पड़ा उस टाइम पर, और मैंने मेंस भी नहीं दिया। और मेंस देने जब नहीं हुआ तो फिर उस टाइम पर ऐसा था कि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो लगभग 2017-18 में मतलब बहुत प्रिपरेशन से एक तरह से ये समझ लिए कि ना के बराबर जुड़ा रहा मैं, और यही चलता रहा। मतलब 2017-18 में आपके जैसे पिताजी गुजर गए, फिर आपकी माली हालत ख़राब होगी, जाहिर सी बात है अगर घर का कोई बड़ा चला जाए। फिर आपने एग्ज़ाम मतलब तैयारी छोड़ दी आपने उस बीच? तैयारी पूरी तरह से नहीं छोड़ी। ये था कि जब उस टाइम पर जॉब पर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि अगर जिम्मेदारियां आपके ऊपर हों तो जॉब पर आपका ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो मेरा यही था कि जॉब पर जितना टाइम, अगर 1 घंटा मिला तो 1 घंटे पढ़े, कभी 2 घंटे मिले 2 घंटे मिले, मतलब जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी एग्ज़ाम की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर कैसे आपने मतलब फिर से तैयारी, सीरियस तैयारी कैसे शुरू करी? और उस बीच आपने प्राइवेट जॉब भी करी, तो वो कैसा पूरा सारा सीन रहा? प्राइवेट जॉब के साथ साथ में तैयारी करना सभी को पता है कि मुश्किल होता है। कि अब अगर आप कभी ऐसा हुआ कि आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि आज रुक कर जाना है, तो आपको रुकना भी पड़ सकता है, तो उस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा था कि अगर मुझे ये था कि जब भी मैं जिस टाइम पे घर पहुंच रहा हूं, जो भी मुझे टाइम मिल पाएगा मैं उस टाइम में पढ़ना ज़रूर है मुझे। मतलब एक हैबिट जो मेरी थी पढ़ने की, वो मैंने हैबिट कभी भी छोड़ी नहीं। और क्योंकि 2017 में फिर मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था, सीपीओ में मेरा प्री हो गया, अच्छे नंबर थे, 156 के अराउंड मेरा स्कोर रहा। मेंस में इंग्लिश में मैंने जो आंसर की से चेक किया था वो 187 था मेरा स्कोर। और लेकिन जब फिज़िकल का टाइम आया तो फिज़िकल के टाइम पर मुझे डेंगू हो गया, और फिज़िकल फिर इसलिए फिज़िकल नहीं हो पाया उसमें।
लगातार मतलब आपका आपका लक कह लें या फिर कुछ भी इस चीज़ को मान सकते हैं कि आप एग्ज़ाम का प्री आपने निकाल लिया, सीपीओ का मेंस निकाल लिया, फिजिकल नहीं हो पाया, और जब आपने प्री आपका सीजीएल का निकल गया तो मेंस आपने वो दुर्घटना हो गई, आपके पिताजी एक्सपायर हो गए तो वो आपने वो नहीं दे पाया, फिर आपने प्राइवेट जॉब भी करी। तो ये संघर्ष आप मोटिवेट कैसे रहते थे? एक मोटिवेशन की अगर बात आती है, एक नॉर्मल एस्पिरेंट्स के जीवन में कुछ छोटी सी घटना हो जाती है तो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है वो, और पढ़ाई लिखाई अपनी छोड़ देता है, और अगर एग्ज़ाम उसके लगातार फेल हो रहा है तो वो सोचता है शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मेरा लक अच्छा नहीं है, फिर मैं नहीं ऐसा ये चीज़ कर सकता, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन आप लगातार तैयारी करते रहे, 7 साल 8 साल आपने लगातार तैयारी करी, तो उस बीच आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे, कैसे स्ट्रॉन्ग बने रहे उस दौरान आप? मोटिवेशन के लिए मेरा जो सबसे बड़ा एक स्रोत कह सकते हो, तो सबसे बड़ा जो स्रोत थी वो मेरी मम्मी रही हैं। जब भी मुझे लगता था कि अब मेरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तू लगे रहे, जितना भी तुझे हो पा रहा है तू करता रहे, कभी ना कभी होएगा। मतलब मुझको अगर बीच में ऐसा लगा कि अब तो मतलब होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मम्मी यही कहती थी कि कोई बात नहीं है, होता है ऐसा, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल देखा हुआ है, तो उन्होंने यही था कि कोई बात नहीं है, तू करते रहे, जब तक तेरी एज है तू देता रहे, छोड़ना नहीं है बस। तो जब घर से आपको सपोर्ट मिल जाता है इतना, तो चाहे जो भी कंडीशन रही हो, लेकिन उन्होंने सपोर्ट बनाए रखा है, तो उस सपोर्ट की वजह से ही मेरा मोटिवेशन कभी कम नहीं हुआ। शुरुआत में आप मुखर्जी नगर में रहे, वहाँ पे आपने पढ़ाई लिखाई करी, फिर उसके बाद आप घर वापस चले गए, उस बीच कोरोना भी आया, और फिर घर पे कैसे आपका पूरा रूटीन कैसे रहता था? अब आपकी शादीशुदा, आपके बच्चे भी हैं, तो फैमिली का काम भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक नॉर्मल एस्पिरेंट तो आप थे नहीं कि जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके सिर्फ पढ़ाई है, उनके ऊपर सिर्फ पढ़ना ही है उनको, घर के काम भी आपको करना है, तो कैसे आप पढ़ाई मैनेज कैसे करते थे? सर अगर आप देखो तो कोरोना का टाइम, तो अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे तो उसके लिए गोल्डन टाइम था, क्योंकि उस टाइम पर जो मैं पढ़ा रहा था, मैं उस टाइम पर होम ट्यूशन पे देता था। तो कोरोना का टाइम तो होम ट्यूशन बंद हो गए, जब होम ट्यूशन बंद हो गए तो मैं एक छोटा सा कमरा था, उसी में पूरा दिन सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट पढ़ता रहता था। कभी जीके की यूट्यूब से कोई वीडियो निकाल ली, जितना भी टाइम मतलब मुझे मिला तो मैं मैक्सिमम उसी कमरे में बंद होकर और उसको पढ़ता रहा। उसी बीच में कई सारे और भी एग्ज़ाम आए, जैसे IBACIO का एग्ज़ाम आया था एक, तो मैंने उसको दिया, उसमें प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, और जब लास्ट में इंटरव्यू भी हो गया, तो इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल मेरिट आती है उसमें नहीं हुआ। और वहाँ पर मुझे मतलब सबसे बड़ा जो धक्का लगा था कि किसी एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिया हो, और मुझे लग भी रहा था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ फिर उसमें। तो वहाँ पर मुझे लगा कि पता नहीं किस्मत में नहीं है या क्या गड़बड़ है, तो लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद 2022 का CGL आया, तो पता चला कि बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार, तो मैंने फिर से दोबारा से स्टार्ट किया। इस बार जो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा था मैंने सबको ड्रॉप कर दिया। मेंस के टाइम पर प्री तक मैं पढ़ाता रहा, लेकिन मेंस के टाइम पर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और मेंस के टाइम पर वो जो 2 महीने का टाइम था, जनवरी से लेकर मार्च तक का, वो मैंने पूरा का पूरा अपनी सेल्फ स्टडी को दिया है। अब ये जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो गांव से आप ही की तरह, उनकी भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई लिखाई हुई है, तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डर है उनको। इंग्लिश सुनते ही बुखार सा आ जाता है कि भैया इंग्लिश आएगी इस एग्ज़ाम में, मेरे से नहीं होगा। आपकी इंग्लिश कैसे आपने मजबूत करी? इंग्लिश शुरुआत अगर एक एस्पिरेंट्स को बताया जाए वो हिंदी बैकग्राउंड से, तो कैसे शुरुआत करे वो इंग्लिश की, ताकि वो इंग्लिश का डर भी ख़त्म हो जाए और वो मोटिवेटेड भी रहे कि भैया इंग्लिश हो जाएगी हमसे, धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले। तो अपनी इंग्लिश की जर्नी को थोड़ा बताओ, कैसे सुधार करें आपने? मैंने इंग्लिश में सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो किया था जो आपके बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स का मतलब ये है कि जो टेंस होते हैं, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वो 10th 12th में पढ़े थे मैंने। तो फिर जब मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर से मैंने दोबारा से वही सारी चीज़ें एक बार फिर से हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए पहले, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को सबसे पहले किया। फिर उसके बाद जो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक जो आती है उससे मैंने पढ़ा, और जो प्रीवियस ईयर की एक MB पब्लिकेशन की आती है उससे मैंने प्रीवियस ईयर का देखा कि क्या ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पेपर आता है, क्या वोकैब होती है। तो वहाँ से मैंने वोकैब और रूल्स के लिए नीतू मैम वाली जो बुक है वो दोनों फॉलो किए अच्छे से। आप न्यूज़पेपर भी रीड करते थे क्या? रीडिंग में क्या करते थे आप? नहीं, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग कभी नहीं की सर। तो कॉम्प्रिहेंशन और ये कैसे किया स्ट्रॉन्ग? वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही किया, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो उन्हीं की जो पेपर थे MB पब्लिकेशन वाली बुक में, उन्हीं को देखा कि किस तरह से क्वेश्चन है, क्या क्या किस तरह से वो क्लोज टेस्ट होता है, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन वाला कोर्स होता है, किस तरह से PQRS होते हैं, तो उन्हीं से सेल्फ स्टडी कर करके उन्हीं से किया है।
अभी सब्जेक्ट वाइज आगे चलते हैं। अगर मैथ की बात करी जाए, फिर रीजनिंग, जीके जीएस की बात करी जाए, तो इन सभी सब्जेक्ट की आप अपनी स्ट्रेटजी बताओ, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, और जैसे इनके लिए रिसोर्सेज आपके क्या रहे, कौन सी किताबें आपने पढ़ी। किताबों के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, तो आपने कौन से रिसोर्सेज आपके रहे सब्जेक्ट वाइज, अपनी पूरी स्ट्रेटजी को डिटेल में शेयर करो। सर देखिए, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं किया इसके लिए। जो भी आप जैसे आप सभी एस्पायरेंट बताते हैं, मैंने वही किया। जैसे मैंने शुरुआत में अपनी प्रिपरेशन की थी मुखर्जी नगर में आके, तो मैथ मैंने राकेश सर से पढ़ा था उस टाइम पर, मेंस के बैच में। तो उस टाइम पर हमने अपने नोट्स बना लिए थे, अर्थमेटिक के लिए भी और एडवांस मैथ के लिए भी। और जब फिर से मैंने दोबारा से लॉकडाउन के टाइम पर अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने अपने वही नोट्स निकाले फिर से, उन्हीं को फिर से मैंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए। तो मॉक टेस्ट में अगर मुझे लग रहा था कि मेरा ये टॉपिक कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हो रहा है, ये टॉपिक मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, ये टॉपिक में मेरे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, तो फिर से मैंने उसको उठाया, फिर से मैंने उसको किया। मतलब बार बार प्रैक्टिस किसी भी अगर टॉपिक की आप करते रहोगे तो वो ज़रूर उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होता है। ओके, जीके जीएस की बात करें तो कितने मार्क्स आपके आए थे और कैसे आपने तैयार करा। जीके का सभी को डर होता है, मेरे को भी था शुरू से ही जीके का डर। लेकिन मैंने शुरू से ही फंडामेंटल्स जो होते हैं ना, एक लूसेंट की जो बुक आती है, सबसे पहले मैंने उसी बुक को किया। उस बुक का तो मुझे पता नहीं है कि मैंने 10 बार पढ़ी है, 15 बार पढ़ी है। जब भी जो जीके पढ़नी है, कोई भी एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो मैं सबसे पहले लूसेंट निकाली, उसको पूरा रिवाइज किया और तब एग्ज़ाम देने जाता था। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का जो रोल होता है आपको पता ही है, करंट अफेयर्स का बहुत मेजर रोल हो गया। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने उत्कर्ष सर जो है, मतलब उत्कर्ष जो क्लासेज है वहाँ पर जो गौरव सर पढ़ाते, कुमार गौरव सर, तो उनसे मैंने करंट अफेयर्स तैयार किए। उनकी जो मंथली वीडियो आती हैं वो, और एक मैगज़ीन, उन्हीं की जो ईयरली मैगज़ीन पढ़ी थी जो 2022 की थी, इसके लिए तो मैंने उसको किया, और जो उनके मंथली वीडियो होती है उनको किया। और रिवीजन की बात करी जाए, कैसे रिवीजन आप करते थे? अगर पूरा आपका स्टडी शेड्यूल पूछें हम, तो कैसे, जैसे सुबह जब आप खड़े हुए उसके बाद कैसे आप पूरा रात तक आपका शेड्यूल क्या रहता था और कैसे रिवीजन करते थे आप? मेरा शेड्यूल सर, मैं सुबह लगभग 5:30 बजे उठता था, और जो मेरा दिन का काम होता था उसको ख़त्म करने के बाद मतलब ऑलमोस्ट 6 बजे तक मैं अपने नहाकर और अपने रूम में पहुंच जाता था जिसमें मैं स्टडी करता था। तो 6 बजे से और 8 बजे तक सबसे पहले मैं एक मॉक टेस्ट लगाता था डेली। जब प्री का टाइम था तो प्री का लगाता था, जब मेंस का टाइम आया तो मेंस का लगाता था। क्योंकि प्री के टाइम पर तो मैं वो भी ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो 11 बजे से मुझे पढ़ाना होता था। तो 8 से मतलब 6 से और 8 तक मैंने मॉक टेस्ट लगाया। 8 के बाद में फिर मैं वो करता था क्या, वो कैब और स्टैटिक जीके, उन दोनों पोर्शन को किया। और उसके बाद मैं एक सेट रीजनिंग का लगाता था, मतलब वो ऑनलाइन लगाता था कि ऑनलाइन में ऑलिव बोर्ड से लगा लिया, कभी टेक्स्ट बुक से लगा लिया, सेक्शनल मॉक। तो वो मेरा काम जो है वो 11 बजे तक मैं ख़त्म कर लेता था। और फिर बच्चे आ जाते थे तो उनको पढ़ाता था। फिर उनको पढ़ाने के बाद में दोपहर में थोड़ा आराम किया। फिर शाम को मेरा ये शेड्यूल स्टार्ट होता था शाम को 6 बजे से, शाम को 6 से और 12 तक। उसमें मैं यही रखता था कि कम से कम 2 से 3 घंटे मैथ को देने हैं, और डेली एक सेट रीजनिंग का ज़रूर लगाना है जो मैं सुबह में लगाता था। उसके अलावा जो टाइम बचा है वो जीके के लिए देना है। उसमें अभी जो मैंने पिनेकल की जो बुक आती है जिसमें प्रीवियस के जो टीसीएस पैटर्न पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको मैंने फॉलो किया है। उसमें से मैंने स्पेशली स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिया हुआ है, फिर उसके नीचे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप उसको पढ़ो, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आए हुए हैं, और फिर उससे जो रिलेटेड कुछ भी आ सकता है वो उसमें नीचे दिया हुआ है। तो उससे मैंने स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है उसको किया है। चलिए, ये तो आपकी स्ट्रेटजी हो गई। अगर मैं फिर से आपकी जर्नी में, फिर से आपके स्ट्रगलिंग डेज में वापस जाऊं, तो मैं जानना चाहूँगा कि मैं फिर से, मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही है कि एक 10th में फेल हो जाना, क्योंकि मेरे पर कुछ परसेंट कम आए थे तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था। मेरे दोस्तों के अच्छे परसेंट आए तो घर में सुनना पड़ता है। तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो आपके रिजल्ट से आपकी कुंडली बना देते हैं पूरी कि ये बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप फेल हो गए तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि ये तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम के बाद वो चीज़ें आपके साथ भी हुई, या फिर आपकी तैयारी के दौरान जब आप सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हो और आपके जानने वाले, आपके साथ वाले, आपके फ्रेंड जॉब ले जा रहे हैं, तो उस बीच बहुत सारे ताने पड़ते हैं लोगों से कि भाई इसका कुछ नहीं होने जाना, ऐसे ही समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज़ को झेल रहे होंगे भी। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे तो ज़रूर उनको मोटिवेशन मिलेगा। सर, जब मैं 10th क्लास में फ़ेल हुआ तो जो मेरे साथ के थे सभी पास हो गए थे ऑलमोस्ट, मैं अकेला था ऑलमोस्ट कि जो फेल हुआ था। तो वही है कि जो पड़ोसी होते हैं वो तो हमेशा आपको ताना मारते ही हैं, और उन्हें अगर ऐसा मौका मिल जाए तो वो ज़रूर मारेंगे।
अब उस टाइम पर ऐसी कंडीशन थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर से बाहर जाऊँ। कुछ दिन तक ऐसा ही रहा कि मैं घर से उतना ही बाहर निकला जितना मुझको बिल्कुल कि जाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हो पाता कि जाना नहीं है तो मैं अवॉइड करता था कि बाहर ना जाऊँ। घर में इतना ज़्यादा वो नहीं था कि घर के बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हूँ उस चीज़ के लिए। घर को पता था, क्योंकि मेरे से पहले मेरे बड़े भाई जो थे वो भी फेल हुए थे और उन्होंने पढ़ाई को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद में जैसे ही मैं फेल हुआ तो घर को ये लगा कि अगर हम इस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है ये भी पढ़ाई छोड़ दे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं है, तू दोबारा से कर। और ऐसा ही मेरी अब जब ये कंपटीशन वाली प्रिपरेशन हुई तो जो मेरे साथ के हैं कई सारे लोग हैं जो सिलेक्शन होते जा रहे थे, जो मेरे साथ जो मुखर्जी नगर आए थे मेरे दोस्त तरुण नागर, उनका भी यूपी पुलिस में हो गया 2018 में। और उसके बाद तो बिल्कुल ही मैं अकेला पड़ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन हम पहले साथ में बैठ के करते थे अब वही क्वेश्चन फिर मैं अकेला कर रहा हूँ। पहले ये था कि अगर मान लो मेरे से नहीं हो रहा तो फिर दोनों साथ में करेंगे तो कोई ना कोई से वो हो जाएगा, फिर हम सॉल्यूशन निकाल लेते थे। लेकिन अगर फिर उसी चीज़ को मैं अकेला कर रहा हूँ तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और घर वाले भी बोलते हैं कि भाई अब तो तेरे दोस्त का भी हो गया, तू अब तो कुछ कर ले। और पड़ोसी तो बोलती हैं कि इतना लंबा समय हो गया, इतने लंबे टाइम में क्या कोई एक पेपर नहीं निकलेगा, कांस्टेबल ही बन जा, कम से कम कुछ तो कर। तो वो तो सभी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं। पड़ोसी को तो फिर तो यही लगने लगा था कि अब तो बहुत लंबा समय हो गया, अब इसका कुछ नहीं होने वाला है। आपकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई, तो वाइफ का किस तरीके से आपकी इस तैयारी में रोल रहा, क्या उनका सपोर्ट रहा? सर वाइफ का अगर आप कहें तो एक कहते हैं ना कि हर एक इंसान एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे दो औरतों का है। पहली मेरी मम्मी है और दूसरी मेरी वाइफ है। तो मम्मी का तो सभी के पीछे होता है क्योंकि माँ तो माँ होती है, लेकिन वाइफ का अगर आप देखें तो 2010 में शादी हुई। उसके बाद से जब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने भी जॉब की और मेरी वाइफ ने स्कूल में पढ़ा है, टीचिंग की। और फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उससे भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, तो फिर उन्होंने भी साथ में जॉब की और वो अभी भी जॉब कर रही हैं। तो उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना कि कंधे से कंधे मिलाकर पूरा साथ देना, तो वो उन्हीं की वजह से हो पाया है। वरना तो ऐसा भी हो सकता था कि मैं जॉब करता और फाइनेंशियल कंडीशन अगर थोड़ी भी इम्प्रूव नहीं हो पाती तो मैं उसी जॉब में भी रह सकता था। लेकिन क्योंकि वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिल गया तो साथ ही साथ दोनों को साथ चलना बहुत वो पड़ गया। कहते हैं ना कि अगर हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र जल्दी कट जाता है, तो वही हुआ सर। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी जर्नी से मोटिवेट ज़रूर होंगे, इंस्पायर होंगे और वो तैयारी में आना चाहेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो 2024 या 25 में अपना अटैम्प्ट देंगे, या फिर अभी 2023 में भी बहुत सारे बच्चे अटैम्प्ट देंगे, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, चाहे वो स्ट्रेटजी पर्पज़ से हो चाहे मोटिवेशनल पर्पज़ से हो, क्या कहना चाहोगे आप? स्ट्रेटजी वाइज तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपना सिलेबस जो है उसको ख़त्म करिए अच्छे से। उसके बाद जितना भी आपसे हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज कीजिए अच्छे से। अगर आप मान लो प्री का लगा रहे हो 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा तो कम से कम 1 घंटा उसको एनालाइज में दीजिए। उसमें अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट का जो भी आपने जीके का क्वेश्चन गलत हुआ है या जीके क्वेश्चन सही हुआ तो उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उसी में लगाओगे तो उसमें भी नीचे दी हुई थी पूरी इन्फॉर्मेशन और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं फिर अगले साल में। तो अगर आप उसको करते रहोगे कंटिन्यूटी के साथ में, डेली एक मॉक टेस्ट और जो आपका सिलेबस को साथ साथ लेकर चले। आपको दिख रहा है कि मॉक टेस्ट में मेरे इस पोर्शन में नंबर कम आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा काम कीजिए। आपको लग रहा है कि मेरा मैथ में ये टॉपिक जो है ये कमज़ोर है, अगर मान लो आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कि इसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो फिर उस पर अच्छे से काम कीजिए। क्योंकि जो आपका मजबूत है वो तो मजबूत है और जो आपका कमज़ोर है वहीं से इम्प्रूवमेंट होगा। वो जो कमी रह जाती है, कभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कि कभी कहीं 1 नंबर से रहे, कभी 2 नंबर से रहे, तो वो जो कमी पूरी होगी वो उन्हीं टॉपिक से होगी जो आपकी कमजोरी है और वो हमको बताएगा हमारा मॉक टेस्ट जो हम एनालाइज करेंगे अच्छे से। आपने इतना कुछ झेला, इतना संघर्ष देखा, तो ऐसे ही एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर उनको मोटिवेट करने की बात कही जाए, किस तरीके से उनको मोटिवेट करोगे आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा कि मैं टेंथ में फ़ेल हुआ और एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ सारे में, शुरू से लेकर आखिर तक। और 2015 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2022 से सिलेक्शन हुआ है, फाइनल जो हुआ है। बीच में और भी एग्जाम्स में फ़ेल हुआ हूँ बहुत सारों में। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कभी 1 नंबर से फ़ेल हो रहे हैं, कभी 2 नंबर से फ़ेल हो रहे हैं, और ये बस वक्त की बात है कि अगर टाइम जब आना होगा तो आ जाएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यूटी रखना है, अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% दोगे तो आज ना सही लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेरे साथ हुआ है तो किसी के भी साथ हो सकता है। चलिए इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया हमसे पूछना और आप चाहते हो कि वो बात एस्पिरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, या फिर चाहे वो किसी भी एंगल से देख लो, स्ट्रेटजी आपका कुछ छूट रहा हो, या फिर आप कुछ ऐसी बात बताना चाहते हो कि जो ज़रूरी है एस्पिरेंट्स तक पहुँचाना, क्या कहना चाहोगे इंटरव्यू के इस लास्ट में? इंटरव्यू के लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी तैयारी है उसको और अच्छे से मजबूत कीजिए। चाहे मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो,
उसको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में जोड़ते हुए और पिछला क्या ट्रेंड रहा है उससे मिलाते हुए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार निकलेगा, चौथी बार निकलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आपको प्रिपरेशन में बने रहना है और अंततः आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखा, बहुत मोटिवेशन मिला इनकी जर्नी से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से, क्योंकि कहते हैं कि जो अगर लगातार किसी भी काम को आप करते हो तो उसमें सफलता आपको एक ना एक दिन मिलती है। उसमें ये फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है, आपके 10th में फेल हुए हो कि कितने परसेंटेज आपको मिले हैं, ये कहीं भी मैटर नहीं करता। बहुत सारे बच्चों के अगर रिजल्ट ख़राब हो जाए 10th या 12th के, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि आगे चल के शायद मेरे से कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ आप पास हो जाओ, हर एग्जाम में पास हो जाओ, वही बहुत है। हर स्टेज की अलग अलग पढ़ाई होती है। अगर 10th हो गया फिर 12th के लिए अलग से पढ़ना है आपको, तो ऐसा नहीं कि 10th के मार्क्स से आपको 12th में जज किया जाएगा। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन में अलग से पढ़ना है। और तैयारी की, अगर कंपटीशन की तैयारी की बात करें तो वो अलग तैयारी है, उसको अच्छे से करोगे तो वहाँ भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को लगातार ऐसे ही जारी रखें, मोटिवेटेड बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, आपका भी एक ना एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा। मोटिवेशन फैक्ट्री को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।